अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और ये जो मौसम है आजकल का जो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, इसको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो है ना वो इन्जॉय भी कर रहे होंगे। बिकॉज़ जब बारिश होती है, कल बड़ा अच्छा मौसम रहा, बारिश भी हुई, हवा भी चली और बड़ा खुशगवार सा मौसम हो गया था। ये स्पेल नया आ चुका है। बताया ये जा रहा था कि मानसून का जो छठा स्पेल है वो तूफ़ानी बारिशें भी होंगी और तुग़यानी आने का भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था। अलबत्ता ये 8 अगस्त तक बताया ये जा रहा है कि ये जो नया स्पेल है मानसून का, ये शहर लाहौर में, पंजाब के इलाकों में जो है ये बरसेगा। कल लाहौर शहर में तो हमने देख लिया कि सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता दिन ढल रहा था, गर्मी जो है ना वो कम होती गई और अचानक से जो है ना बादल बरसना शुरू हो गए हैं। तो आज भी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि क्या होगी आज की सूरत हाल मौसम के हवाले से, कि मौसम आज क्या पलटा खाएगा, सूरज और जो बादल हैं उनकी आँख मचोली जारी रहेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ सूरज हमें देखने को मिलेगा। और बहुत से लोग इस मौसम में, आपको पता है कि कहते हैं चलो जी छुट्टियाँ हैं ना, छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं। तो पिछले दिनों जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हाल था, लैंडस्लाइडिंग का, क्लाउड बर्स्टिंग हो रही थी, सैलाबी सूरत हाल थी और उसमें कितनी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। तो और दूसरा ये कि सिर्फ कीमती जानें ज़ाया नहीं होती हैं, माली नुकसान भी बहुत होता है। तो इस हवाले से भी आप ज़रूर एहतियात बरता करें और थोड़ा बहुत ख़ुद होमवर्क करके जाएं, कहीं पर भी जाएं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेदर प्रेडिक्शन क्या है उस इलाके की जहां आप जा रहे हैं। वहां पर अगर इमरजेंसी की सूरत हाल आ जाती है तो वहां पर और क्या आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको खुद नो हाउ होनी चाहिए। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत से मुतल्लिक बात कर लेते हैं। और आज भी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके लिए हम लेकर आए हैं और इस रेसिपी को बनाना है आज हमारे साथ शेफ़ महविश मुख्तार मौजूद हैं। क्या जो है वो शेफ़ जो है रेसिपी लेकर आई हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं ताकि आप नोट डाउन कर लें। तो हम शेफ़ महविश की तरफ ही चलते हैं। शेफ़ महविश, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया आज और बहुत अच्छा लगा सेट पे आके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। क्या बनाएंगी आज? आज बहुत इजी सी रेसिपी है। इसमें अच्छा। बहुत सी फ्यूजन हो सकती हैं। बेसिकली मैं जो कुकिंग करती हूँ उसमें फ्यूजन कुकिंग और एक्सपेरिमेंटल कुकिंग ज़्यादा होती है। वाओ। सो बेसिकली आज जो हम ड्रैगन चिकन बनाएंगे, उसमें जो चिकन बनाएंगे बेसिकली उसको आप किसी भी चाइनीज़ की डिश में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसकी एक स्पेशलिटी ये है। ठीक है। मतलब वो आप चाउमीन में यूज़ कर सकते हैं, वो आप राइस के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप उसी चिकन को चिकन मंचूरियन में यूज़ कर सकते हैं, चिकन डायनामाइट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। सो दिस इज़ द वेरिएशन। हम पहले उस चिकन को मैरिनेट किस तरह करते हैं वो बताएंगे। एंड देन देयर इज़ अ सॉस। वैसे ड्रैगन चिकन बहुत से लोगों को इसलिए पसंद नहीं आती बिकॉज इट्स वेरी स्पाइसी। अच्छा। और इसका टेंगी सा फ्लेवर होता है एंड इसमें थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर भी होता है। मतलब मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल हम लोग ड्रैगन चिकन बना रहे हैं बट इन अ हेल्दी वे। ठीक है। तो इसके लिए अभी आपके पास क्या क्या मैरिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम चिकन की? चलें जी, आप साथ साथ हमें बताइए कि किस तरह का कौन सा पीस चाहिए हमें चिकन का और क्या आपने उसको किस तरह शेप दी है और क्या क्या चाहिए उसके लिए। अच्छा, इसको हमने क्योंकि डीप फ्राई नहीं करना तो हम क्यूब्स नहीं लेंगे। ठीक है। चिकन मैंने ली है 500 ग्राम। और इसमें आप कॉर्न स्टार्च या जो भी फ्लावर यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं 2 टेबलस्पून। इसमें 1 एग डलेगा। अब एग में भी यू कैन यूज़ एग वाइट या फिर विद यॉक। ठीक है, होल एग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डलेगा एंड अलॉन्ग विद दैट अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर जस्ट फॉर द टेस्ट। ये दिस इज़ द सिंपल मैरिनेशन। ये सब हमने एक बॉल में इकट्ठा करके डाल लेनी है और इसको मैरिनेट करके हमने हाफ आवर के लिए रख देना होता है। ठीक है। दिस इज़ क्विक एंड ईजी और इसकी स्टोरेज बहुत आसान है। अगर आप इसको जो है किसी भी एयर टाइट उसमें डाल के रख देते हैं और इसको आप
फॉर 2 months जो है अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। एंड उस पर डेट डालना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अक्सर करते हैं कि रेफ्रिजरेट कर लेते हैं, स्टोरेज होता है, लेकिन हम उस पर डेट नहीं डालते और फिर हमें याद नहीं रहता है, शायद वो एक्सपायरी डेट से एक्सीड कर जाए। तो घरों में ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी इसको बनाने के लिए हमें कितनी देर इसको मैरिनेट करके रखना पड़ेगा? जस्ट फॉर 30 minutes। मैं मैरिनेशन, हाँ मैं आपको मैरिनेशन दिखा देती हूँ कि किस तरह होगी, एंड मैं पीसेस भी दिखा देती हूँ कि वो किस तरह के होंगे। एंड उसके बाद फिर मैंने मॉर्निंग में ही एक प्रिपेयर करके रखी हुई है, उसका टेक्सचर भी मैं दिखा देती हूँ कि वो कैसी है। एंड देन वी विल प्रिपेयर द सॉस ओवर हेयर और उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है। सो जो चिकन है बेसिकली उसके जो पीसेस हैं बेसिकली ये बड़े ही हमने पतले रखे हैं। ठीक है, बहुत पतले रखे हैं। आप चाहें तो इसको स्ट्रेट कट में कर लें, चाहे इसको क्यूब्स में कर लें, जैसे आपको इजी लगता है, क्योंकि इसको हम कम ऑयल में फ्राई करेंगे। और जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो इट विल टेक हार्डली 5 to 10 minutes और ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। सो हमने 500 ग्राम ली है चिकन, उसमें हम डालेंगे ऑलमोस्ट 2 tablespoon ऑफ एनी फ्लावर, कॉर्नफ्लावर आप कह सकते हैं, आप वो डालेंगे। एंड 1 piece ऑफ एग, एक अंडा इसमें जाएगा। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो आप पे डिपेंड करता है आपका टेस्ट कैसा है। वैसे तो सोडियम को जितना कम रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। एंड इसमें हम डालेंगे अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर एंड दैट्स इट। बस हमने इसको ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने सिर्फ इसमें ऐड ऑन करनी है और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। मैरिनेट करके रख देना है। एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म। या आप रेफ्रिजरेट कर लें, बच्चों को एज अ चिकन पॉप भी दे सकते हैं आप लोग। आप उनके लंच बॉक्सेस में भी इसको ऐड कर सकते हैं, सैंडविचेस में ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ आप कहें कि चिकन पॉप्स जो कि होममेड हैं और हेल्दी वे में हैं। ठीक है जी, ओके। अभी हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे और फिर साइड बाय साइड हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैरिनेट करके रख देंगे। मीनवाइल जब तक ये मैरिनेट हो रहा है यू कैन डू अ लॉट ऑफ मोर वर्क। आप नूडल्स के साथ सर्व करना चाह रहे हैं, आप तब तक नूडल्स बॉईल कर लें। राइस के साथ करना चाह रहे हैं, आप तब तक राइस कर लें। आपका अपना मतलब आपके अपना आप उस टाइम क्या खाना चाह रहे हैं ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ग्रेवी की शक्ल में खाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा इसको जो है ना खाली ड्राई खाना चाह रहे हैं, आप इसको राइस के साथ खाना चाह रहे हैं, नूडल्स के साथ खाना चाह रहे हैं, जिस तरह भी खाना चाह रहे हैं। आपको हमने बेसिक जो मैरिनेशन है या उसका बेसिक जो थीम है वो हमने आपको बता दी, आप उसको किसी भी तरह लेकर चल सकते हैं। बस दैट्स इट। दिस इज द चिकन। ये इसका टेक्सचर है और इस टेक्सचर पे हमने इस चिकन को छोड़ देना है। और इसको बाद में हम कोटिंग करेंगे किसी चीज़ की? नहीं, नथिंग। ओके, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्रंची चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और फ्लावर ऐड कर सकते हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ फ्राइंग। ठीक है, ठीक है। अभी अगर ऐड कर देंगे ना मज़ीद फ्लावर तो वो उसके पूरे टेक्सचर में ऐड ऑन हो जाएगा, तो वो उसी तरह का बनेगा जैसा अभी बन रहा है। तो वो क्रंची नहीं होगा। ओके, ठीक है। इट डिपेंड्स। मैंने ये रेसिपी इसलिए यहाँ पे लाने की कोशिश की है क्योंकि दिस इज़ वेरी इजी और इसमें बहुत सी वेरिएशंस हो सकती हैं। सो दिस इज़ द चिकन। और जो हमने बनाई है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि उसका टेक्सचर क्या होगा और इसको बनाना कैसे है वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, डन। सो देयर इज़ अ पैन। इसमें हमने बहुत लिमिटेड सा डीप फ्राइंग के एस्पेक्ट में नहीं हमने डालना, हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है। ये गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें चिकन के पीसेस को डाल देना है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये जो है गर्म हो जाए और फिर हम उसमें चिकन ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए जी। जब तक हमारा ऑयल जो है ना वो गर्म होता है और हमारा चिकन जब तक फ्राई होता है, एक और गेस्ट हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी। खाने पीने की बात तो हो ही रही है और आज हमने बात करनी है गुर्दों के हवाले से कि गुर्दों की सेहत का ख्याल आप लोगों ने किस तरह रखना है, क्योंकि आजकल गुर्दों का मसला बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हर कोई कहता है, ये शिकायत करता हुआ नज़र आता है कि जनाब हमें गुर्दे की पथरी हो गई है, गुर्दे का ये मसला हो गया है, वो मसला हो गया है, लेकिन समझ नहीं आती है अलामात क्या हो सकती हैं कि अगर आपको गुर्दे के भी डिफरेंट डिजीज़ होंगी ना। तो आज हम गुर्दे में जो पथरी है उसका जो है ना आज इलाज देखेंगे कि क्या हो सकता है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बगैर कट और बगैर किसी भी दर्द के ना आप लेज़र के थ्रू पथरी जो है अपनी निकलवा सकते हैं, स्टोन्स निकलवा सकते हैं। तो आया ये कितना एक अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन इलाज है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शबीर
चौधरी मौजूद हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ये गुर्दे की पथरी, सबसे पहले तो बताइए होती कैसे है और क्यों होती है? ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है, और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के अंदर गुर्दों के अंदर पथरियों का जो मर्ज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। अब सब आपका जो बुनियादी सवाल है कि गुर्दे की पथरी बनती क्यों है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी एक लंबी सीरीज़ ऑफ जो कह लें कि वजूहात की है, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है इसमें मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती। उसको सादा लफ्ज़ों में ये कह लें कि जिस्म के अंदर कुछ ऐसे मादे जो मिकदार में बढ़ जाते हैं तो पथरी के अमल बनने के अंदर मदद कर देते हैं। अच्छा, जिस्म के अंदर एक अहम बात बताऊँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने एक ऐसा निज़ाम रखा है, एक तरफ पथरी बनने का अमल चल रहा होता है तो एक तरफ पथरी रोकने का अमल भी चल रहा होता है। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पथरी को रोक रहे होते हैं, तो जब उन सब्सटेंसेस की मिकदार बॉडी में कम हो जाती है तो पथरी बनने का अमल तेज़ हो जाता है। और दूसरी अहम चीज़ है, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपके वालिद को, वालदा को, दादा दादी को, फैमिली में अगर आपके जो है गुर्दे की पथरी का मर्ज़ मौजूद है तो उस सूरत में भी गुर्दे में पथरी के मर्ज़ आपको लाहक हो सकता है। और उसके अलावा बहुत सी कंजेनिटल अनोमलीज़ हैं। आपको पता है गुर्दे हैं, गुर्दे की नाली है, नाली जाके मसाने में खुलती है। ये जो पूरा एक ट्रैक बनता है ना, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक कहते हैं, इसके अंदर कहीं पे भी अगर कोई रुकावट आ जाएगी, वो रुकावट किसी बीमारी की वजह से भी आ सकती है, वो रुकावट किसी सर्जरी आपकी हुई है या कुछ ऐसा काम आपने बॉडी के साथ करवाया जिसमें आपकी एब्डोमेन खुली है, मतलब आपका कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, उसकी वजह से भी आ सकती है। वो अगर पथरी बजाते खुद भी उसको ब्लॉक कर सकती है। जब उस पैसेज को ब्लॉक किया जाएगा, रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा, तो गुर्दे में पथरी जो है वो बन जाएगी। और दूसरी बात, ग़िज़ाई जो हमारी अज्जा हैं, ग़िज़ाई अज्जा भी पथरी बनने के अमल में यूजुअली कहा जाता है जो चावल ज़्यादा खाते हैं, जो टमाटर ज़्यादा खाते हैं या इस तरह की जो चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर जो है ना पथरी हो सकती है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं दूध पीने से भी पथरी बनती है। ये एक मिथ है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि टमाटर ज़्यादा खाना वो इस कॉन्टेक्स्ट में पथरियों की मुख्तलिफ अक़साम है। जैसे कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ केमिकल अज्जा है जो ऊपर नीचे होने से पथरी का अमल बनने का तेज़ हो जाता है। पहले तो वो अज्जा हैं जैसे यूरिक एसिड है, ठीक है, सोडियम है आपका, इसमें क्या होता है कैल्शियम है। सोडियम क्या होता है, सोडियम और यूरिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो पथरी बनने का अमल तेज़ हो जाता है। अब टमाटर के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जाके वो गुर्दे में पथरी बना देगा। इसलिए टमाटर खाने से बिल्कुल, मैडम को भी, हमें अपने शेफ़ को भी कहना चाहिए कि टमाटर ज़रा कम डालें। टमाटर खाने से गुर्दों में पथरियाँ बनती हैं। अच्छा, होती हैं। और उसको अगर किसी को पहले से पथरी है तो पथरी बड़ी होना शुरू हो जाएगी, प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता चावल खाने से पथरियाँ जो है वो नहीं बनती। यूजुअली हमें कहा जाता है ना कि ज़्यादा कच्चे चावल ना खाओ या चावल ना खाओ, पथरी हो जाएगी गुर्दे के अंदर, तो ये हमारे सोसाइटी में पाया जाती है ये प्रॉब्लम। एक कॉलर भी हैं जिन्होंने हमें आज कॉल की है, नूर अली साहब हैं, सिंध से उन्होंने कॉल की है, काफ़ी अरसे बाद उन्होंने कॉल किया हमें, रेगुलर कॉलर थे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, खैरियत है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे हैं? बहुत बारिशें हुई आपकी पंजाब की तरफ, हमारी सिंध की तरफ तो बारिशें नहीं हुई। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे बहुत बारिशें हुई हैं। तो मुझे भी थोड़ी सी पथरी की प्रॉब्लम है, बाई जो है मेरी गुर्दे में, मैंने दिखाया नवाब शाह में जो पथरी की हॉस्पिटल बनी हुई उसमें, तो उन्होंने मुझे इलाज करवाया, बोला कि आप यही बात होता है कि आप टमाटर न खाएं, चावल न खाएं, मगर अभी घर में जो पकते हैं तो खा लेते हैं। अभी मेरा डॉक्टर से ये सवाल है, तो फिर मैं क्या एहतियात करूं? मेरे को उन्होंने बताया कि 20 गिलास पानी के पियो और कच्ची लस्सी पियो बकरी की। अच्छा, ठीक है। वो तो मैं पीता रहता हूँ, दवाई भी मैं खा रहा हूँ, फिर भी थोड़ी सी तकलीफ रात को होती है सोते वक्त। चलें, ठीक है नूर अली साहब, हम अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं और अब जो नूर अली साहब थे उनका जवाब दे दें कि वो कह रहे हैं कि अब मैं क्या खाऊं। वो कहते हैं कि मुझे किसी ने कहा है कि मैं कच्ची लस्सी पीऊं, वो भी बकरी के दूध की। हाँ। अब ये ना हो कि बकरी ढूंढते ढूंढते नूर अली साहब की पथरी ही गुम हो जाए। तो इसलिए नूर अली साहब पता नहीं ये कहाँ कौन सी साइंस है, किस किताब में आपने पढ़ी है फिलहाल? मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे कहा है कि 20 गिलास पानी पीने और कच्ची लस्सी पीनी। कच्ची लस्सी, वो भी बकरी के दूध की। हाँ। बकरी के दूध। सबसे पहली बात ये है कि एक बात तो इस आपके प्रोग्राम की वजह से मैं बताता चलूंगा, अगर किसी मरीज को पथरी बन जाए तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।
तो जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे, चूंकि वो ब्लॉकेज हो चुकी होती है, तो आपका गुर्दा फूल जाता है। जब वो गुर्दा फूलेगा तो दर्द ज़्यादा होगी, वो चीज़ें वर्स होंगी। लिहाजा प्लीज़ आप ये बात नूर अली साहब और तमाम लोग जो सुन रहे इस बात को याद रखें, अगर गुर्दे में पथरी बन जाए और वो ब्लॉकेज कर रही है तो उसमें पानी ज़्यादा हरगिज़ नहीं पीना, बल्कि कम से कम पानी पीना है, ताकि कम से कम यूरिन प्रोडक्शन हो और कम से कम ब्लॉकेज और प्रेशर हो। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने जो सबसे अहम स्टोन प्रिवेंटर रखा है उसका नाम है सिट्रेट, जो आप जिसे हम तुर्श फल कहते हैं, उसमें लेमन आ जाता है, उसमें ऑरेंजेस आ जाते हैं, उसमें बाकी जितना भी आपका सिट्रस फ्रूट आ जाता है वो आ जाता है। तो इसलिए आप लेमन का इस्तेमाल बढ़ाएं, बजाय इसके कच्ची लस्सी के आप जो है शिकंजवीन लें जिसके अंदर नमक कम हो, और जो लेमन है वो इस्तेमाल किया जाए नेचुरल, कुदरती जो आम होता है जो दरख्त से तोड़ा जाता है। तो अगर नूर अली साहब ये शुरू कर दें तो इनकी पथरी बनने का अमल भी कम हो जाएगा और पथरी छोटी भी हो जाएगी। ओके, ठीक है कि आप कच्ची लस्सी या ज़्यादा पानी पीने से बेहतर है कि आप जो है लीमू पानी, शिकंजबीन पीना शुरू कर दें। हम अभी शेफ़ महविश की तरफ चलते हैं, डॉक्टर साहब से भी मज़ीद बात करेंगे। जी शेफ़ महविश, हमारी अब सॉस रेडी होने लगी है। बिल्कुल सॉस रेडी होने लगी है। इसमें हमने सिर्फ जो है आई होप कि हमने 2 टेबलस्पून डालना है सिर्फ। ठीक है। ऑयल, कोई सा भी ऑयल। ओके, ठीक है। और इट्स बिट हीटर, तो हम इसको चूल्हे से भी उतार सकते हैं। हमने इसमें सिर्फ गार्लिक पेस्ट डालना है। अब मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पर रेसिपी बता दूँ। गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें, आप चाहें तो गार्लिक भी डाल सकते हैं, क्रश्ड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, और आप उसको जो है कट फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपको कैसे पसंद आएगा। अच्छा, गार्लिक की भी बहुत अफादियत होती है, ये याद रखिएगा। फिर हमने नमक का इस्तेमाल इसमें कम करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं। सोया सॉस हमने डालना है 2 टेबलस्पून, और हमने विनेगर डालना है इसमें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। वो जो टेंगी फ्लेवर आएगा वो इसकी वजह से आएगा। देन देयर इज़ पेपरिका पाउडर, अ पिंच ऑफ पेपरिका पाउडर, क्योंकि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं सिराचा सॉस जो कि 2 टेबलस्पून आएगी। एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें हम यूज़ करेंगे क्रश्ड रेड चिली। हनी हमने यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है कि आपका फ्लेवर कैसा है। ये मैं आपसे पूछ लूँगी, आपको जो पसंद होगा मैं उतना डालूँगी। ठीक है। एंड इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे। ओके। बेस्ट ये है, जैसे सर ने कहा कि टमाटो केचप या टमाटो के इस्तेमाल को कम करके हम इसको हेल्दी एस्पेक्ट में इस तरह बना सकते हैं कि हम थोड़ा सा प्योरे बना लें एंड देन वी विल ऐड इट। ठीक है जी, हमारा ऑयल रेडी हो गया है। हम ऑयल में डालेंगे गार्लिक। ठीक है। इसको हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत हमने ब्राउन नहीं करना है इसको। अब ये आवाज़ है ना, बेसिकली दिस इज़ गार्लिक। ओके, ठीक है। हमने हल्का सा इसको गार्लिक को सौते करना है। ये इसके जब अरोमा आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपको धुआं फील होगा तो दैट्स इट। हमने इसको हल्का सा कच्चा पक्का जैसे होता है ना उस टेक्सचर में रखना है। ठीक है। इसमें हमने डालना है टमाटो केचप। इसकी जगह आप टमाटो प्यूरे भी डाल सकते हैं। सॉरी सर, टमाटो का यूज़ हो रहा है। ठीक है, खाए, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है थोड़ा लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड, एवरीथिंग इन अ लिमिट। ठीक है। अब हमने इसमें ये सिराचा सॉस ऐड कर देना है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें एक साथ ही जाएगी। फिर हमने इसको हल्का सा आप कहें कि शिमर होने देना है, और उसमें हमने डाल देनी है चिकन। ठीक है। हनी भी हमने ऐड ऑन कर दिया इसमें। हनी भी हमने ऐड ऑन किया है। ठीक है। पिंच ऑफ हमने डालना है इसमें सॉल्ट, पेपरिका, ऑलरेडी बहुत वो है। ओके। तो हमने इसमें थोड़ा सा पिंच डालनी है। एंड बेसिक इंग्रेडिएंट सिराचा के साथ क्रश चिलीज। ओके, ये हम इतनी डालेंगे। ठीक है। ठीक है, वरना इसमें ये ड्रैगन वाला फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है। ड्रैगन के वैसे भी जो है एक वो जो स्टोरी है उसमें ये कहा जाता है कि जब तक मुंह से धुआं ना निकले तब तक कोई फायदा नहीं है उसका। तो दिस इज द थिंग बेसिकली। लेकिन ये आपकी अपनी जो है ना वो टेस्ट बड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं या खाते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ड्रैगन चिकन में स्पाइसेस नहीं होंगे तो वो ड्रैगन चिकन नहीं होगा, उसको हम स्वीट एंड सॉर चिकन कह सकते हैं। नॉर्मल से ऊपर अपने स्पाइस लेवल जो है ना वो आप लेकर जा सकते हैं। बिकॉज जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फिर आप ऐड ऑन करिएगा उसमें जो है ज़्यादा राइस डाल लीजिएगा। ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा सोया सॉस डालना है, ज़्यादा नहीं है।
हमारी रेडी हो गई है हमारी सॉस? जी बिल्कुल, ये इस टेक्सचर में आ जाएगी। लेकिन वाओ। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें चिकन स्टॉक डाल सकते हैं। ओके। ठीक है, चिकन स्टॉक डाल के आप इसको 2 मिनट पकाएंगे और मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब को मिर्चों की जो खुशबू है वो बहुत तेज़ी से आ रही है क्योंकि वो हमारे करीब बैठे हुए हैं। तो हम इसको बस इसकी प्लेटिंग करेंगे। मैंने राइस लिए हैं, आप नूडल्स भी ले सकते हैं एंड दैट्स इट। अच्छा, इसकी प्लेटिंग में बेस्ट बात यह है कि आपने इसके ऊपर जो गार्निशिंग करनी है वो सीसम सीड की करनी है। ओके। और अगर वो नहीं होगी, आप चाहें तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके ऊपर भी स्प्रिंकल करके इसको मतलब वो कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। ये हमारी सिंपल सी रेसिपी है। हमारा जो बहुत सी ड्रैगन वेरिएशन चिकन है और उसमें डिफरेंट वेरिएशन है जो आज शेफ़ मेविश ने हमारे साथ शेयर की है। और आप इसको देख सकते हैं कितनी खूबसूरत प्लेट लग रही है कि आप उसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी। आप उसको नूडल्स के साथ सर्व करें, आप उसको खाली खाना चाहते हैं आप उसको खाली खा सकते हैं। जिस चीज़ के साथ आप उसको सर्व करेंगे ना वो अच्छा लगेगा। तो हमने बेसिक चीज़ आपको बनानी सिखा दी है। मज़े का बहुत लग रहा है शेफ़ मेविश। ये तो जब हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच शेफ़ मेविश कि आप आई और इतनी मज़े की और फटाफट जो बनने वाली रेसिपी है वो आपने हमारे साथ शेयर की है। डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, पथरी के हवाले हम बात करते हैं, बच्चों में भी पाई जाती है वैसे ये? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शेफ़ महविश का जो ड्रैगन चिकन है ये गुर्दे वाले मरीज़ खा सकते हैं। अच्छा, फौरी तौर पर बनाएं और खाएं। अलबत्ता बीफ और जो मीट है ना, रेड मीट है, उससे अवॉइड करना। ओके। बच्चों, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बच्चों के अंदर आमतौर पर जो गुर्दे की बीमारी होती है ये जेनेटिकली होती है, जिसे कह लें पैदाइशी तौर पर होती है, या ये गुर्दों में पथरी इस वजह से बनती है कि बच्चों के यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई कंजेनिटल अनोमलीज होती हैं, जिसको सादा ज़बान में कहते हैं कि पैदाइशी नुक्स होता है। तो हमेशा बच्चों के अंदर जो पथरी है उसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि बच्चों में पथरी बड़ी तेज़ी से बड़ी साइज़ में बढ़ती है। दूसरा ये, पथरी की वजह से जो पेचीदगियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, आपका गुर्दा भी ख़राब हो जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि पथरी तो बजाते खुद आपको सिग्नल देती है, दर्द होता है कि पथरी बन गई है। क्यों बनी है ये बच्चों में जानना बड़ा ज़रूरी। कहीं ऐसा तो नहीं खुदा ना खास्ता कि उनकी जो नाली है गुर्दे की और मसाने की, उनके जंक्शन से ब्लॉकेज है, क्या नीचे उसके गुर्दे की नाली डिस्टल एंड से ब्लॉक है, या उसके पेशाब वाली जगह पे कोई प्रॉब्लम है। तो बच्चों के अंदर जो गुर्दे की पथरी है वो बड़ी अलार्मिंग होती है। तो इसलिए फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमने RIRS कहा है, ये बच्चों के अंदर भी इक्वली इफेक्टिव है, उनके अंदर भी बिल्कुल इफेक्टिव है। अब तो देखें 2 साल के बच्चे की भी पथरी का इलाज इससे हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। ये जो बच्चे पैदाइशी तौर पर लेकर पथरी पैदा होते हैं, ओके, तो ये उनके लिए भी है कि आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसके थोड़े से फिर हम साइंस एंड सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं कि दर्द होती है ये तो हमें पता है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ना कि अच्छा अगर आपके गुर्दे में दर्द हो रही है तो ज़्यादा पानी पी लो, डिहाइड्रेशन की वजह से शायद गुर्दे में दर्द हो रही हो। हम ये नहीं सोचते हैं कि शायद उसको पथरी का भी मसला हो। तो क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक नॉर्मल दर्द हो रही है और एक पथरी की दर्द हो रही है? सबसे अहम बात यह है कि अगर गुर्दे में दर्द हो रही है तो पानी कम पीना है, पहली बात। अच्छा, अब आ जाए साइन एंड सिम्टम, जिसे कहते हैं ना कि वक्खी में दर्द, जस्ट लाइक फ्लैंक्स। तो गुर्दों के अंदर जब भी दर्द होगा यहाँ बैक पे होगा, आप बैक बोन के साइड पे, दोनों साइडों पे किसी भी जगह पे दर्द हो सकता है। और ये दर्द क्या होगा कि अंदर की तरफ आएगा, आपके पेशाब वाले रास्ते की तरफ आएगा, और ये दर्द बहुत शदीद होगा। जब ये दर्द होगा ये आम तौर पे छोटी मोटी दवाई से आराम नहीं आएगा, घर के टोटके से आराम नहीं आएगा, और आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई अंदर आपके कोई चीज़ मरोड़ रहा है, और इसके साथ मतली भी होगी, कै भी आ सकती है। तो एक तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। दूसरा ये है कि गुर्दे की पथरी जब ब्लॉकेज करती है तो आपके गुर्दे ख़राब भी हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटेबल कॉज है गुर्दे फेल होने का। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर पथरियों का बर वक्त इलाज ना होने की वजह से और टोटके इस्तेमाल करने की वजह से बहुत से लोग अपने कीमती गुर्दों से हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए गुर्दे की पथरी की तमाम अलामात को सीरियसली लेना चाहिए। और दर्द का मैंने आपको बता दिया कि वो दर्द कैसा होगा। देखें, कुछ लोग क्या करते हैं कि गुर्दे के दर्द को मैदे की दर्द के साथ मिक्स कर देते हैं। जो मैदे का दर्द होता है वो यूजुअली जिसे कह लेना कि जहां आपकी फ्रंट बोन खत्म हो रही होती है उसके नीचे आ रहा होता है, और उसमें बॉडी, और आपको खाने के बाद कोई हार्ट बर्न भी हो रहा होगा, जलन महसूस हो रही होगी, या पेट में वो दर्द जाएगा। तो बहुत सारे दर्द ऐसे हैं जिससे ये मिमिक कर सकता है। और बात जो हमारी फीमेल्स हैं वो आमतौर पे गुर्दे के दर्द को मिस कर देती हैं कि मे बी ये उनकी
एनुअली अपना उसको Monthly इस तरह से जो मिक्स कर cycle देती है। हैं कि वो अपनी बाकी जो अपना कह लें कि जो जनाना दर्द होता है उसके साथ मिक्स कर देती हैं। इसलिए फीमेल्स को बड़ी विजिलेंट होना चाहिए। अगर खुदा ना खासा दोनों, जैसे पंजाबी में कहते हैं, वक्खियों में या फ्लैंक्स में, कमर में दर्द हो तो उसको सीरियसली लें। और सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही आपको दर्द हो अपने डॉक्टर के पास जाएं, फौरी तौर पे एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मे बी आपका जो है वो डॉक्टर से जाएं, वो बेहतर फैसला करेगा मैंने अल्ट्रासाउंड कराना है, मैंने एक्सरे कराना है, मैंने सीटी स्कैन कराना है। तो इसलिए जब भी दर्द हो आपको फौरी तौर पे करीबी हॉस्पिटल जाएं, करीबी डिस्पेंसरी जाएं, वहाँ से दर्द का इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि इंजेक्शन से कम पे आमतौर पे ये दर्द ख़त्म नहीं होता। और साथ ही आप ये समझें कि देयर इज़ सम सीरियस पैथोलॉजी, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। यूरोलॉजिस्ट से आपने रब्ता ज़रूर करना है। लेकिन ये बात होती है कि आपने कितना नो हाउ है, आपको आपने अपने सिम्टम्स को कितना जानना है कि आया ये उसी चीज़ की दर्द है या नहीं है। हमने आज कोशिश की है कि आप तक वो तमाम तर चीज़ें पहुंचा सके जो भी हमें देखने को मिल रही होती हैं माशरे में, या पेशेंट्स जो होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर शबीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर बात की। किडनी स्टोन्स एंड ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ शेर लाहौर की बात कर लेते हैं। आपको पता है ये मौसम जो है बारिशों का मौसम है और बारिशें कभी भी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस बारिश को या बारिशी पानी को बचाने के हवाले से ना पंजाब हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि लाहौर का जो ज़ेर ज़मीन पानी है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी सतह नीचे जाती जा रही है, उसको बचाने और गिरती हुई सतह पर काबू पाने के लिए कुछ इक़दामात का आगाज़ किया गया है। वो क्या इक़दामात हैं उसको भी इन डिस्कशन लेकर आएंगे। साथ ही साथ लाहौर में अरबों मालियत के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हो गए हैं। इनमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, क्यों इनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, तो इस पर बात कर लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, सबसे पहले तो ये जो लाहौर का ज़ेर ज़मीन पानी है, उसकी सतह नीचे जाती जा रही है, उसको बचाने के लिए बिलाखिर मेरे ख्याल से टाइम निकल ही आया है और इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बारिशी पानी को किस तरह हम लोगों ने महफूज बनाना है, क्या इनिशिएटिव लिया गया इस हवाले से? जो हक़ाइक़ हैं वो ये है कि हर साल जो लाहौर का ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर मौजूद है, जो पानी हम पीने के लिए और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी सतह हर साल 1 मीटर नीचे जा रही है। और ये हमारे किसी इदारे की रिसर्च नहीं कह रही, बल्कि बाहर से जो कंपनीज़ आई उन्होंने आके लाहौर के पानी के ऊपर जो रिसर्च की, उसके बाद ये जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आए। उसके बाद 2019-20 में वासा की तरफ से एक स्टडी की गई और उन्होंने कहा कि हमने ऐसे इक़दामात किए हैं कि अब जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो मज़ीद नीचे नहीं जा रहा, बल्कि वो स्टैटिक हो गया है, अपनी जगह पर वो मौजूद है। लेकिन बाद में उस तहकीक के ऊपर भी कई सवालात जन्म लेना शुरू हो गए कि आप ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर को रिचार्ज तो कर नहीं रहे, हर गुज़रते दिन के साथ रोज़ाना करोड़ों लीटर जो ज़मीन से पानी है उसको बाहर भी निकाल रहे हैं। तो कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है कि जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो नीचे नहीं जा रही? तो वासा की गई उस स्टडी के ऊपर भी कई क्वेश्चन मार्क थे और कई हुकूमतों ने भी उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि लाहौर की तारीख में दूसरी मरतबा जो ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर है उसको रिचार्ज किया जाएगा। इससे कबल जब हमें ये शहर लाहौर विरासत में मिला गोरों से 1947 के बाद, तो उस वक्त लाहौर में डूंगी ग्राउंड मौजूद होती थी। आपने और मैंने भी देखी होंगी, जो कैमरामैन बैठे हैं इन्होंने तो बड़े गौर से देखी होंगी। कि वो सतह जो सड़क की सतह उससे तकरीबन 20 फीट तक नीचे ग्राउंड होती थी
समराबाद डूंगी ग्राउंड मशहूर है जी। इसी तरह MM आलम की डूंगी ग्राउंड है, वहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। जब बारिशों का मौसम होता था तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बेसिकली डूंगी ग्राउंड का मकसद ये था कि जितना भी बारिश का पानी है वो वहाँ पर ग्राउंड में जमा हो जाता है और उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ वो ज़मीन में जज्ब होता रहता है। लेकिन उस वक्त डेंगू का मौसम नहीं था तो लिहाजा ये पानी वहाँ पर जमा रहता था। फिर वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि डूंगी ग्राउंड को हमने ऊंची ग्राउंड्स में तब्दील कर दिया। अब जो डूंगी ग्राउंड हैं उनकी सूरत हाल देखी जाए तो वो सड़क से कुछ 6-8 फीट ऊंची हैं। पहले वो 20 फीट नीचे होती थी। लाइक MM आलम की डूंगी ग्राउंड वो सड़क से कोई 8 फीट ऊंची जा चुकी है। इसी तरह समनाबाद की जो डूंगी ग्राउंड है वो कंक्रीट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो ज़ेरे ज़मीन पानी को एक्वाफायर रिचार्ज करने का जो हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस था वो हमने नेचर के अगेंस्ट लड़ाई करते हुए उसको बंद कर दिया। तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से लाहौर में कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं कि ज़ेरे ज़मीन पानी को रिचार्ज किया जा सके। तो अब ये सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि इंजीनियरिंग सलूशन की तरफ जाया जाए, ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर को रिचार्ज किया जाए। इसी तनाजुर में 2 पायलट प्रोजेक्ट करने का फ़ैसला किया गया है। एक गुलबर्ग में किया जाएगा और एक जोहर टाउन में किया जाएगा। उसमें किसी भी ग्रीन बेल्ट में बड़े होल बना दिए जाएंगे। जिस तरह आपने गुज़रते हुए देखा होगा कि जब कोई फ्लाईओवर बनाना होता है तो उसके नीचे पिलर होते हैं, उस पिलर के लिए नीचे गहरी खुदाई करनी पड़ती है। सेम उसी तरह ही एक गहरी खुदाई करनी पड़ेगी। उसमें इंजीनियरिंग सोल्यूशन के तहत कुछ मट्टी, कुछ रेत और कुछ ऐसे पार्टिकल्स डालने पड़ेंगे ताकि वो पानी को निथार दें और फिर उसके बाद उसको जो ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर है उसको रिचार्ज किया जाएगा। यानी जो बारिश का पानी होगा वो उस होल के अंदर जाएगा, वहाँ से पानी वो नीचे जज़ब होता होता जो नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी है वहाँ तक पहुँच जाएगा। सारी ग्रीन बेल्ट्स के साथ किया जाएगा गुलबर्ग और जोहर टाउन की? अभी सिर्फ 2 जगह पे प्लान है। 57,70,000 रुपए का एक प्रोजेक्ट होगा। मतलब 2 जगह पर अगर कर रहे हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब इसमें लागत आएगी। पहले इस पायलट प्रोजेक्ट को चेक किया जाएगा। यहाँ पर पैरामीटर्स लगाए जाएंगे कि अगर जोहर टाउन का पानी इस वक्त 300 फीट के ऊपर अवेलेबल है तो बारिशों के बाद जब इसमें बारिशी पानी को जज़ब कर दिया गया है तो ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर की सतह कितनी ऊपर आई है। अब पहले इस इंजीनियरिंग सोल्यूशन को चेक करेंगे, देन उसके बाद लाहौर के दीगर मुकामात पर और पंजाब के दीगर इज़ला में इसी रूल को ही फॉलो किया जाएगा। ये एक स्टोरी थी जिसके ऊपर हम जैन से बात कर रहे थे। अभी एक और गेस्ट हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है। घर पर हमने कुदरती टूथ पाउडर जो है ना वो बनाना है और दांत साफ़ तो हर कोई करता है लेकिन बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि हम लोग टूथपेस्ट यूज़ ना करें, उसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो आज वो हमारे लिए बनाएंगी, किस तरह बनाएंगी, उसका फ़ायदा क्या होता है, उस पर हमने बात करनी है। और अलीन ख्वाजा ने हमें आज ज्वाइन किया। अलीन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अलीन, क्या कुदरती टूथ पाउडर बनाना आप सिखाएंगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली ये कोविड में ऐसे हुआ, स्टार्ट ऐसे हुआ कि मेरा नेफ्यू था, उसको ना कैविटीज़ हो गई। तो मेरा भाई उसको लेके नहीं जा रहा था डेंटिस्ट पे, झिझक रहा था। तो मैंने ये बना के उसको ट्राई कराया तो उसको बड़ा आराम आया इससे। और इससे ब्लीडिंग गम्स और येलोइंग टीथ और टूथ डिके बहुत रिवर्स होता है और है भी हर्बल आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। इसमें बेसिकली मेरा जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो नीम है। तो नीम आपको पता है एंटीसेप्टिक होता है, नेचुरल एंटी यानी कि जर्म्स ख़त्म करता है। अब है 250 ग्राम नीम है, 250 ग्राम अरारूट पाउडर है, थोड़े से लौंग है, रॉक सॉल्ट है। सॉल्ट बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए, आप खुद ही पिसवा लें। या मैं ये मेरा बड़ा फेवरेट ब्रांड है दादी का, मैं लेती हूँ। हम सिनेमन डाल रहे हैं, सिनेमन दालचीनी। जी ठीक है, दालचीनी का जो पाउडर है वो हम ऐड ऑन कर रहे हैं। ये भी मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही। मेन इसमें इंग्रेडिएंट नीम और अरारूट है वाइटनिंग और क्लेंजिंग के लिए। ये देखें अभी ये छना हुआ बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया। ये आप एक जार में डाल दें, सारी फैमिली यूज करें। अच्छा, ये पाउडर रेडी हो गया हमारा? जी बिल्कुल। और ये जैसे अब एक ज़माने में डेंटोनिक पाउडर नहीं था, हाथ में निकाल के आप मंजन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप टूथ ब्रश को डिप करके ना पानी में
आप अपने बॉक्स में ना डालें क्योंकि वो सारा टूथ पाउडर इन्फेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा अपने पाम में निकाल के टूथब्रश से करके ऐसे ब्रश करें। अच्छा। आपको विदिन 1 वीक, अच्छा मेरे जब ब्लीडिंग गम्स होते हैं ना, मुझे तो 2-3 दिन में से आराम आता है। मैं एज ए मेडिसिन इसको यूज़ करती हूँ। अच्छा ठीक है, आपके ब्लीडिंग गम्स हैं, आपका वाइटनिंग के लिए भी ये काम आ जाएगा, आपका अगर दर्द हो रही है आपके, उसके लिए भी ये पाउडर जो है ना ये काम आएगा। ठीक है, आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, आप इसको रख के रोज़ाना की बुनियाद पर आप टूथपेस्ट यूज़ ना करें, आप ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं अपने दांतों के लिए। चले, इसके अलावा भी अलीन से हमने बात करनी है, और लेकिन जैन हमारे साथ मौजूद हैं। एक और स्टोरी है जिसको हमने इन डिस्कशन लेकर आना है कि लाहौर में जो अरबों मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर पंजाब हुकूमत की तवज्जो नहीं है, जिसमें कह लें कि 3 से 5 साल मुरम्मत की ज़िम्मेदारी थी PC1 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को, और वो दी गई थी, और मंसूबे मुकम्मल करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स भी ज़िम्मेदारी से जान छुड़वाने लगे हैं। इनमें कौन कौन से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमने बात करनी है। जैन, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही है और अब वो अदम तवज्जोही का शिकार हैं और उनका वो लॉस में जा रहे हैं? देखिए मुनीबा, कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं है जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत तवज्जो दे रही है। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो भी हुकूमत आती है पिछले मंसूबा जात को भूल जाती है और जो मुआहदे किए जाते हैं उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं कर पाती। लाइक लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनको हकीकी मानों में मेगा प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, उसका आगाज़ 2011 में हुआ था, जब शादरा से गज्जू मत्ता तक मेट्रो बस चलाई जा रही थी, और उस वक्त सबसे महंगा यही प्रोजेक्ट था कि 33 बिलियन का शादरा से गज्जू मत्ता तक मेट्रो बस बनाई गई, जब डॉलर का रेट 101-102 रुपये था। आज डॉलर देखें 300 को टच कर रहा है। और आज मेट्रो बस के स्टेशंस का हाल देखें, मेट्रो बस के ट्रैक का हाल देखें तो खस्ता हाल हो चुके हैं। मेट्रो बस पे जो स्टेशंस हैं वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, हत्ता कि इन बारिशों में तमाम मेट्रो बस की जो छतें हैं वो टपकती रहीं। तो इसका मतलब है कि हर आने वाली हुकूमत की तरफ से इस मंसूबे के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हत्ता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान ने इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि ना ही निगरान हुकूमत ने, ना ही साबिक परवेज़ इलाही की हुकूमत ने, हमजा शहबाज की हुकूमत ने और बुज़दार हुकूमत ने बिल्कुल भी मेट्रो बस के ऊपर तवज्जो नहीं दी। और अभी इस हुकूमत को भी 1.5 साल का अरसा होने वाला है, इन्होंने भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि एक अवाम का प्रोजेक्ट है जिस और सबसे कामयाब प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर तवज्जो ना देने की वजह से वो ज़बू हाली का शिकार है। इसी तरह आपने विज़िट किया होगा लाल शहबाज कलंदर अंडरपास जो फिरदौस मार्केट के मुकाम पे बना, खालिद भट्ट चौक अंडरपास। आप इस अंडरपास से गुजरें, उसकी लाइटें नहीं चल रही, बिल्कुल उसकी जो ग्राफी साइडों पे उसकी खूबसूरती के लिए की है वो उतर चुकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो अंडरपास का फेशिया है, जो उसका सामने बोर्ड लगा होता है, वो बोर्ड के ऊपर किसी जगह पे लाल नहीं लिखा, किसी जगह पे शहबाज ने लिखा, किसी जगह पे अंडरपास ने लिखा। तो ये तो उस कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी थी, ये तो किसी अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं थी। जब किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई भी इदारा एक एग्रीमेंट में आता है कि वो इस मंसूबे को मुकम्मल करेगा, तो उसकी 5 साल तक जो मेंटेनेंस है वो उस कॉन्ट्रैक्टर ने करना होती है। ये हमारे इदारे मुबैना तौर पे उन कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजते हैं, ना उनसे ये काम करवाते हैं, ना ही उसकी सिक्योरिटी की अमाउंट को जब्त करते हैं। अच्छा। लिहाजा उसकी मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। मेंटेनेंस का फंड होता है इनके पास, इदारों के पास? ये तो अल्टीमेट है, इसका अच्छा। जो इमरजेंसी फंड्स हैं वो हमेशा रखे जाते हैं। और अगर आप पंजाब गवर्नमेंट से शुरू करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने 100 अरब रुपए रखे होते हैं, 100 बिलियन रुपीस के इमरजेंसी में किसी भी वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये ट्रिकल डाउन एक्टिविटी है, हर इदारे ने मेंटेनेंस के लिए और इमरजेंसी के लिए फंड्स रखे होते हैं। फंड्स की ज़रूरत तो आपको तब पड़े जब आपने खुद लगाने हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है जिसने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर से भी काम नहीं करवा पाते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है।
इसी तरह कैनाल रोड के ऊपर अगर आप सफ़र करें तो कैनाल रोड पर जो हद ऊंचाई के बोर्ड लगे हुए हैं वो जंग-आलूद हो चुके हैं, मुख्तलिफ जगह से ये टूट चुके हैं। जो उनकी छतें खूबसूरत बनाई गई थी अंडर पासेस के बैरल की, वो जगह जगह से टूट चुकी हैं। जो पिलर्स हैं उनको जंग लग चुका है, थोड़े से पैसे आज़ादी चौक फ्लाईओवर है वो भी ज़बोहाली का शिकार है, 9 साल गुजर गए। 9 साल गुजर गए। ठीक है जी, ये पंजाब हुकूमत के हवाले से, लाहौर शहर के हवाले से 2 अहम स्टोरीज़ थी जिनको हमने इन डिस्कशन लेकर आए। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ थे। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, उसके ऊपर बात की है। अलीन की तरफ चलते हैं। अलीन, हमने बना लिया है टूथ पाउडर तो बना ली, इसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं जो आपने बनानी है? जी, आज मैं आपको अपना फेवरेट प्रोडक्ट बताऊंगी जो मैं ऑर्डर पे बनाती हूँ। ठीक है। इट्स द इजीएस्ट एंटी एजिंग रेमेडी यू कैन डू एट होम। ओके। जिसमें एलोवेरा का एक लीफ है, उसका मैं घर से ही जेल निकाल के आई हूँ। इसका तरीका ये होता है कि आप एलोवेरा कोई भी लीफ लेकिन उसको पहले ड्रेन करें, क्योंकि उसको जब सीधा खड़ा करेंगे ना उसमें डार्क ब्राउन सा एक मादा निकलता है, उसको लेटेक्स कहते हैं। वो हर एक को सूट नहीं करता, उसे रैशेज़ होते हैं, वो ड्रेन करना बड़ा ज़रूरी है। उसको फिर आप छुरी से पील ऑफ करके उसकी जो जेल है उसको आप ब्लेंड कर दें, तो इस तरह का उसका इफ़ेक्ट होगा। अच्छी तरह ब्लेंड करके अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 100 डिग्रीज़ पे पानी बॉयल होता है ना, आपने एलोवेरा को 80 डिग्रीज़ पे बॉयल करना है। बॉयल नहीं करना, लेकिन इसको हीट अप करना है ताकि इसमें अगर कोई जर्म्स वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, फिर जैसे जी सॉरी, ये बॉडी पे लगाने के लिए, ये फेस के लिए, ये फेस के लिए है। एलोवेरा के अंदर हम जेलेटिन डालेंगे। ये दोनों चीज़ें नेचुरल कोलाजन है, और कोलाजन आपको पता है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। विद एज हमारी स्किन ढलकती है। तो ये फेस मास्क बना रहे हैं हम। जी, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फेस मास्क, हेयर मास्क, इवन हेयर बोटॉक्स बहुत अच्छी बनती है ये, और फेस पे एज ए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं आप। यू डोंट नीड टू वॉश इट ऑफ। कुछ लोगों को चिपचिप लगता है, लेकिन वो चिपचिप ही कोलाजन होता है। वो अब आपकी स्किन में जब अब्जॉर्ब होता है ना, आपकी स्किन इलास्टिक होती है, और इलास्टिक इज यूथफुलनेस। तो थोड़ा सा इसको हीट करके ना, इसमें 1 चम्मच में डालूंगी जेलेटिन। अब जेलेटिन आपको पता है हर घर में होती है, इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कोलाजन, जो कि आपको अपनी स्किन पे लगानी चाहिए, या तो खाएं या लगाएं। वैसे तो कहते हैं स्किन के ऊपर से अगर आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छी ऑब्जॉर्बेंसी होती है। इसको थोड़ा सा हीट अप करके ना मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। मेक श्योर कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। पहले तो उन्होंने बनाना सिखाया है कि आप टूथ पाउडर घर पे किस तरह बना सकते हैं। फेस मास्क है जो कि बना रही हैं अलीन हमारे साथ। अलीन, रेडी हो गया? जी बिल्कुल। अच्छा, हमने जेलेटिन और एलोवेरा को पहले मिक्स किया अच्छी तरह। अब इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। मैं ब्रैग्स का यूज़ करती हूँ, सबसे अच्छा है। एप्पल साइडर विनेगर को कहते हैं फाउंटेन ऑफ यूथ। ओह वाह। तो जैसे मैं कह रही हूँ ना, ये बेस्ट रेमेडी है फॉर एंटी एजिंग। अब जैसे ग्लिसरीन भी बहुत आसान है सोर्स करनी है। इसमें हम 1 चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे। विंटर्स में मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, 2 चम्मच कर लेती हूँ। समर्स में थोड़ा इसकी मकदार कम, इसीलिए मैं कह रही हूँ इसका एज ए मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन सी वैसे तो मैं बल्क में यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि पब्लिक के लिए बता रही हूँ तो विटामिन सी की कोई भी आप जो गोली आपको मिलती है, क्योंकि आपको पता है विटामिन सी भी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इसको मैंने पाउडर सा बना दिया था। अच्छा, ये डायरेक्ट इसमें डाल देंगे? जी बिल्कुल, इसको अंदर मिक्स कर दें। अच्छा, और इसमें ना जेलेटिन और एलोवेरा की हल्की सी हमक आती है, तो आप वैसे मैं होम ग्रोन लाइम भी यूज़ करती हूँ, लेकिन एसेंशियल ऑयल इस वक्त अवेलेबल था मेरे पास वनीला का, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। जो भी आपको पसंद है ना खुशबू, वो आप इसके अंदर कोई 9-10 ड्रॉप्स डाल दें। अच्छा, एक और चीज़ जिसका ख्याल करना है, ये फ्रिज के अंदर ही सॉलिड लेवल पे रहेगी। सॉलिड, हाँ जी। इसको आपने रेफ्रिजरेटेड रखना है। मैंने इसके ऊपर 8 महीने रिसर्च की थी विदाउट प्रिजर्वेटिव, इसको नेचुरली प्रिजर्व करने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको फ्रिज में ही रखें, क्योंकि आपको पता है हमारा जैसा मौसम है, बाहर रखेंगे तो जैसे अचार में फंगस वगैरह लग जाता है, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम है। तो ये आज ही आप ट्राई करें। ये सारे प्रोडक्ट्स आसानी से मिलते हैं, बल्कि एक चीज़ मैं भूल गई डालनी, विटामिन ई। विटामिन ई की कैप्सूल? जी बिल्कुल। और ये अंडर आई एरिया के लिए भी ना बहुत अच्छा है ये मिक्स, अगर आप लगाते हैं। ठीक है। बस ये भी 1 कैप्सूल बहुत है। 1 लीफ का रेशो मैंने बताया है, उसमें 1 चम्मच मैंने आपको बताया था जेलेटिन, 1 चम्मच मैंने ग्लिसरीन बताई थी, विटामिन ई की 1 टैबलेट और विटामिन सी की भी 1 टैबलेट। अब इसको आप किसी भी ना, प्रेफरेबली मैं ग्लास में गर्म चीज़ें यूज़ करती हूँ, ग्लास जार में आप स्टोर करके इसको आप फ्रिज में रख दें कोई 4-5 घंटे के लिए। सॉलिड हो जाएगा,
और इसको आप यूज़ करें और आपको विद इन डेज इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा एंटी एजिंग में। ओके, ये हमारा रेडी हो गया है जी, ये ठीक कलर है जी। इसका। ये फेस मास्क जो है ये आप एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। वो आपको बनाना उन्होंने सिखाया भी है। अलीन ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। अलीन, थैंक यू सो मच कि आप आई। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ जनाब नौजवान नस्ल के हवाले से बात कर लेते हैं, बिकॉज़ बड़ी तादाद है जो बैरून मुल्क जाना चाहती है, वहाँ पर कह लें कि मूव होना चाहती है, रहना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमने हायर स्टडीज़ के लिए भी बाहर जाना है, हमें बाहर भेजें, हमने यहाँ नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं, ईज़ी वीज़ा मिल सकता है उनको, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे उनको मिल सकती हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। हामिद नबील हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंसी भी करते हैं, एक्सपर्ट वीज़ा कंसल्टेंट भी हैं। तो हामिद से आपकी मुलाकात कराते हैं। हामिद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू फॉर। हामिद, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं कि जी हम तालीम के लिए, या फिर हमने वहाँ पे परमानेंट शिफ्ट होना है तो हम पाकिस्तान से बस चले जाएं यहाँ पे। तो अगर स्टडी वीज़ा लगवाना है स्टूडेंट्स ने, तो किन किन कंट्रीज़ का स्टडी वीज़ा वो लगवा सकते हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल है, लग जाएगा? For nowadays, definitely they can apply towards the UK, Australia, New Zealand. उसके बाद USA, कनाडा आ जाता है। इन द सेम टाइम यूरोप में मोर देन 15 कंट्रीज़ हैं जो स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। नॉर्मली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कंसर्न भी यही होता है कि अदर देन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स जर्मनी, इटली, जॉर्जिया, इन द सेम टाइम द स्वीडन, द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जिसमें नॉर्वे आ जाता है। उसके बाद पैरेलल आप नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं हमारे स्टडीज़ पर्पस के लिए। लेकिन प्रेफरेबली क्या आप सजेस्ट करेंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू देयर मूड एंड वेदर और सारी चीज़ें? फिर कुछ प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर की भी आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी बेस्ट कंट्रीज़ हैं? आई वुड सजेस्ट कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मूव ऑन करना चाहिए टूवर्ड्स द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन द सेम टाइम यूके है। ये कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग है। कनाडा में आप कंसीडर किया जा सकता है, यूएसए कंसीडर कर सकते हैं आप। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में ये है कि लैंग्वेज बैरियर एज सच नहीं आता, बट रेस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं अल्टीमेटली वी हैव टू अडॉप्ट देयर लैंग्वेज। जब आप जर्मन की तरफ जाते हैं तो यू हैव टू फॉलो द डच। आप फ्रांस की तरफ जाते हैं तो फ्रेंच आपको सीखनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा टफ टाइम देती है स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ व्हेन द स्टूडेंट अराइव देयर तो अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ों को लर्न कर लेता है। अच्छा, दूसरा कौन कौन सी जो डिग्रीज़ है उनका स्कोप है अगर बाहर जाना है, और कौन सी कहाँ पर वो एडमिशन करा सकते हैं, कौन सी डिग्री के अंदर? अगर प्रीवियसली इराक की बात की जाए तो अल्टीमेटली लोग जाते थे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। उनका कंसर्न सिर्फ होता था कि बिज़नेस मैनेजमेंट की तरफ ही मूव ऑन करें क्योंकि ईजी टू लर्न थिंग्स हैं, वो ईजीली मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को इंक्लूडिंग वर्क एज वेल। बट नाउ अ डेज़ जो इरा जा रहा है उसमें मैं डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप आईटी वाली साइड पे जाएं, आप इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाएं, आप मेडिकल वाली साइड पे जाएं जिन फील्ड्स का ऐसा स्कोप है। आप प्रोफेशनल स्किल्स वाली साइड पे जाएं जिसका आफ्टर दिस सेंचुरी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा और ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी फॉर गेटिंग द सेटलमेंट इन दैट कंट्री। ठीक है कि मतलब आप ये वाली भी न्यू कह लें कि डिग्रीज़ में भी इनरोलमेंट करवा सकते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। अच्छा, ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर थोड़े से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, या कुछ और इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ सकते हैं? यूरोप में नॉर्मली फॉर नाउ डेज़ हम जर्मनी में काफ़ी मतलब डिलेज फेस कर रहे हैं इन द गेटिंग द अपॉइंटमेंट्स।
अच्छा। इटली में भी सिमिलर इश्यूज है, स्टूडेंट्स के पास ऑफर लेटर है बट दे आर नॉट सपोज टू गेट द अपॉइंटमेंट्स फॉर द वीज़ाज। उसके लिए हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। अच्छा। वो अदर देन के सेम ऑप्शंस पे स्टिक रहने की बजाय उनको चाहिए कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस को अडॉप्ट करके उनके साथ मूव ऑन कर जाएं। ठीक है। कि उनका ऐसे टाइम भी सेव हो जाएगा अल्टीमेटली, और as much as they can manage, तो ultimately they can arrive on नहीं तो वजह क्या है, कुछ समझ आइए कि डिले क्यों हो रहा है? ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसलिए? मेनली द वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक स्टूडेंट को अगर इटली का स्कॉलरशिप का पता चलता है तो एवरीवन वांट्स टू अप्लाई देयर, तो जब वो मल्टीपल एप्लीकेशंस उनके पास जाती हैं तो डेफिनेटली दे आर सपोज टू स्टॉप द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। सही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम डिले आ रहा है जो कि ज़्यादा जर्मनी, इटली इस साइड पर आ रहा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इस साइड पर आप कर सकते हैं। एवरीथिंग इज स्मूथ देयर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं जी अच्छा स्टडी के लिए जा रहे हैं तो पीआर भी ले लें फिर सेटल भी हो जाए वहाँ पर हमेशा के लिए। ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए, स्टडी के साथ साथ पीआर अवेल कर सकते हैं? डेफिनेटली न्यूजीलैंड आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके। कि सपोज अगर आप वहाँ पर आईटी डोमेन में जाते हैं, यू हैव डन द बैचलर द मास्टर्स देयर, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री इफ़ यू कैन गेट द जॉब इन योर रेलेवेंट फील्ड तो यू आर सपोज टू गेट द पीआर एज वेल। अच्छा। वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी सिमिलर सेम सिनेरियो है। सीम्स लाइक अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो स्वीडन इज़ क्वाइट स्मूथ फॉर गेटिंग द पीआर। ठीक है, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड। कनाडा इज सीम्स लाइक supposed to give you the citizenship as well after completion of your studies। और यूके का थोड़ा सा आजकल चल रहा है, गड़बड़ चल रही है यूके के साथ आजकल। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा बस गए हैं वहाँ पर जाके पाकिस्तानी और बाकी लोग, इसलिए शायद ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हो रही हैं यूके में। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो अल्टीमेटली यूके के पास स्टार्ट से ही जा रही थी, बट थिंग इज के इन लास्ट ईयर 24 to 25 इन लास्ट 1 year में कोई मोर देन 11,000 पीपल हैव अडॉप्ट द असाइलम पाथवे। अच्छा। जो स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं फॉर द स्टडी पर्पस, आफ्टर अराइवल दे उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। और ये रीसेंट 1 year में हुआ है? एग्जैक्टली। ओके। विद इन 1 year वी आर ऑन द टॉप। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो अल्टीमेटली यूके की जो पॉलिसीज हैं वो हमारे लिए स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, इस वजह से अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि एक साल में 11,000 लोगों ने वहाँ पर जो है असाइलम क्लेम किया। एग्जैक्टली। तो इस वजह से ये दिस इज प्रॉब्लम अ वेरी हो रही बिग है। नंबर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो वी आर ऑन द टॉप। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको फेस करनी पड़ती हैं, और दूसरा ये कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा इजीली। तो हमारे साथ हामिद नबील मौजूद थे। हामिद, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए और वो लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। ऐसे लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है और किस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार वो हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे हम। डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने हमें आज ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आज हमने रिटायर्ड जो पर्सनस होते हैं हमारे घरों में, हमारे फादर्स होते हैं, हमारे ग्रैंड फादर्स होते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कि रिटायर्ड हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो कहते हैं जी अब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो ख़त्म हो गया है, अब हम घर पे हैं। ट्रू। तो ये एहसास क्यों होता है उन्हें? मुनीबा, बहुत इम्पॉर्टेंट आपने टॉपिक जो है ना वो रखा है। आपको पता है कि हमारा एक मेजर चंक जो है ना वो हमारे बुज़ुर्गों का है और उनकी बड़ी अहमियत है हमारी लाइफ में, और हमें तो खूबसूरत एहसास होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम जब रिटायरमेंट की बात करते हैं तो यूजुअली आफ्टर 50s और 60s, पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि 60s के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं अपनी जॉब से। जब भी कोई इंसान अपनी जॉब से रिटायर्ड हो जाता है तो उसको लगता है कि वो शायद ज़िंदगी से भी रिटायर्ड हो गया, सोशल एक्टिविटीज़ से भी रिटायर्ड हो गया, हर चीज़ से रिटायर। और ये एहसास उसको घर वाले भी दिलाते हैं और बाहर वाले भी दिलाते हैं। जैसे हम फेयरवेल पार्टीज़ करते हैं, खुदा हाफिज़ उनको कहते हैं कि एज इफ़ दे डोंट बिलोंग टू अस एनी मोर, और अब उनको एक अच्छा खुदा हाफिज़ हम कह दें। देन जब वो घर जाते हैं तो बच्चे उनको ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब आप रेस्ट करें, अब आप रिटायर्ड हो गए हैं, अब आप सुकून करें, घर में बैठें, टीवी देखें, ये करें वो करें। सो उनको पूरी ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं जो वो इतने अरसा 7 साल तक अगर वो खुद
हैंडल करते रहें तो हम उनको बिल्कुल फारिग कर देते हैं, जो कि अल्टीमेटली उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत बैडली इफेक्ट करता है। वो बैडली इफेक्ट कैसे करता है कि वो लोनली बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर देते हैं। एक इतनी एक्टिव लाइफ आपने गुजारी है और अब आपने उसको बिल्कुल फारिग कर दिया है। अब जब आपका देखिए, हम सब जब एक स्केड्यूल में होते हैं ना, हमने जॉब जाना है, हमने शाम में दोस्तों से मिलना है, फिर घर आना है, बीवी बच्चों के, तो हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो बहुत अच्छी चलती रहती। लेकिन जो रिटायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट यानी कि रिटायर्ड, तो वो आपको सोशल लाइफ, मेंटल हेल्थ, आपकी जॉब और हर चीज़ से रिटायर कर देता है। यूजुअली लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, एंग्जाइटी इस चीज़ की आ जाती है कि अब अगला टाइम जो है वो गुजरना कैसे है। वो लोग जिनको आप बिल्कुल रिटायर्ड करके अपने घरों में बिठा देते हैं, मतलब उनसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी नहीं करवाते, वो बहुत ज़्यादा उनको याददाश्त की और मेमोरी की और इवन डिमेंशिया के प्रॉब्लम्स जो हैं वो होना शुरू हो सकते हैं। उनको बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो होना शुरू हो सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे जो हमारे एल्डर्स हैं, यानी आपके दादी दादा या पेरेंट्स, अगर वो एक ख़ास एज के ऊपर पहुँच जाते हैं तो आप उनको एक तो ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट आपने सुना हुआ होगा, पूरी दुनिया में इसको बहुत कंडेम भी किया जाता है, लेकिन वो एक मौजूद है। बट एट द सेम टाइम पूरी दुनिया में ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जहाँ पे बुज़ुर्ग जो हैं पूरा दिन कहीं जाते हैं, वो एक अच्छी अपनी सोशल लाइफ ये गुजारते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं और चीज़ें करते हैं और वो वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये फ़ायदा इस चीज़ का क्या होता है कि आपके बच्चे जो हैं वो भी कंफर्टेबल इसलिए रहते हैं कि हमारे माँ बाप जो हैं वो एक बिल्कुल मॉनिटरिंग में, खुदा न खास्ता आप उनको अकेले घर नहीं छोड़ के जा रहे, विदाउट मॉनिटरिंग नहीं छोड़ के जा रहे। दूसरा उनको होता है कि वो अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे सोशलाइजेशन होती है, वो एक्टिविटीज़ करते हैं, कनेक्शंस बनते हैं और उनको अपना आप जो है वो बड़ा प्रोडक्टिव लगता है और वर्थ, और उनका दिन भी अच्छा गुजरता है। शाम को फिर वो बच्चे जो हैं वो उनको पिक करते हैं और घर ले आते हैं। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जैसे हमने अभी ये शुरू ही किया है कि आप हमारे पास अपने पेरेंट्स को जो है वो छोड़ सकते हैं पूरे दिन के लिए, ब्यूटीफुल माइंड्स के नाम से, और उसका पर्पस भी यही है। मेरे बहुत सारे कोलीग्स जो थे, उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत मतलब एज्ड हो गए थे और बहुत सारी स्टोरीज आपने भी दिल खराज स्टोरी सुनी है कि अभी पिछले दिनों में हमने एक अम्मा को देखा जो कि बाहर गली में उनको छोड़ दिया गया था। अक्सर बच्चों को माँ बाप बोझ लगना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी पेनफुल कि आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपकी पूरी जिंदगी खातर जो रखी है, आपको देखा है, आपको पाला, उनको आपका सहारा चाहिए और तो आप उनको आपको वो बोझ लगना शुरू हो जाते हैं। यानी 5-6 बच्चों को 2 माँ बाप बहुत जो है बोझ लगना सही कहते हैं ना कि माँ जो है ना पूरे कुंबे को पाल सकती है, लेकिन एक अकेली माँ को पूरा खानदान नहीं संभाल सकता। और ये बड़ा टेरेबल सिचुएशन है। फिर क्योंकि इस एज में जाके आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी सोशल एक्टिविटीज छोड़ते हैं, जैसे वॉक छोड़ देते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को जो है वो इतना निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी होना शुरू हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। सो बेसिकली होना तो असूलन यही चाहिए कि हम अपने एल्डर्स को जो है वो मॉनिटर करते रहें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उनके साथ टाइम स्पेंड करने के भी बड़े अच्छे तरीके हैं। आप घर की ग्रोसरी की जिम्मेदारी उन पे लगा दें, आप घर के माली की जिम्मेदारी उनके ऊपर लगा दें, आप बच्चों को बाहर जो है पार्क वगैरह में लेके जाने की और उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन करने की जिम्मेदारी उन पे लगा दें। वो कभी भी ये नहीं फील करेंगे कि दे आर लेफ्ट, वो उनको पीछे छोड़ दिया गया है या वो अकेले हो गए। मगर हम ये करते नहीं है, हम उनसे सारा चार्ज ले लेते हैं। हाँ, जो उनकी आप रेस्ट करें। हालांकि हमारा ये बिल्कुल भी नहीं होता माइंडसेट कि उनसे हम सारे फैसले ले लें या अब हमने अपने फैसले, बिहेवियर जरूरी होता है, लेकिन वो खुद से वो फील करना शुरू हो जाते हैं कि शायद हम अब लेफ्ट आउट हो गए। लेफ्ट आउट है। और उसके साथ साथ जो है वो उनको ये होता भी है मुनीबा कि मतलब जानबूझ के नहीं लेते, हम चाहते यही है कि वो कंफर्टेबल रहें, कि वो सुकून करें, रेस्ट करें, सारी जिंदगी उन्होंने हमारे लिए किया है। ये चीज उनकी ज़हनी सेहत को इतना ज्यादा बुरा हिट करती, तो ये चीजें इतनी ज्यादा हैं। सो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने पेरेंट्स को किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो कनेक्टेड फील करें। घर में ऐसा माहौल हो सकता है तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मैं तो गवर्नमेंट से भी कहूंगी और बाकी सब लोगों से भी कि ऐसे इदारे होने चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जी। डॉक्टर ताहिरा, आपने बड़ा अच्छा जो इसको एक्सप्लेन भी किया है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है, और इस तरह के इदारे और भी बनने चाहिए ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो कि लेफ़्ट आउट फील करते हैं उनको दोबारा से जो है ना ज़िंदगी की तरफ लेकर आया जाए। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।